जब वो 30,000 कमा रहे थे उन पे कम कर्ज था। जब से उन्होंने लाख रुपया कमाना शुरू किया उनके ऊपर कर्ज ज्यादा हो गया। कोई एज होता है क्या कि जब हमें फाइनेंस फ्रीडम ले लेना चाहिए? जितना जल्दी मिल जाए। आज मैं कहीं पैसे इन्वेस्ट करूंगी तो शायद वो कल को मुझे प्रॉफिट देगा या तो मुझे लॉस देगा, राइट? लेकिन मिडिल क्लास में जब होते हैं तो वो उनको ये नहीं पता होता इन्वेस्टमेंट क्या होता है। किसी इंसान ने अगर सन 1920-30 के अंदर लाख रुपए सेव किए थे, जिसमें बहुत पता नहीं कितनी प्रॉपर्टी आ सकती, आज उसके सेव किए हुए एज इट इज भी अगर पड़े हुए हों तो उन लाख रुपए में तो कुछ भी नहीं आता। मैं स्पेशली मेरी बात करूं, मुझे हमेशा से डर लगता है कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो लोगों को लगता है कि क्रेडिट कार्ड को यूज करने का मतलब ये होता है स्वैप कर देना। तो सर, क्या ईएमआई पे चीज़ों को बाय करना गलत है? इंसान की सोच क्या होती है कि अगर उसके पास 1 लाख है तो वो सोच रहा है कि मैं कैसे ऐसी चीज ले लूं जो 4 लाख की, 5 लाख की है। बिल्कुल। अगर आप 10,000 इन्वेस्ट करते हैं तो एवरी डे आपको 500 आएगा और ऐसे 2-3 महीने में तो आपके 10,000 कवर हो जाएंगे। बट ये आपको जो प्रॉफिट है वो 1 साल तक आता रहेगा और कई चीज़ों पे वो ऐसा प्रूफ दिखाते हैं कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। तो ये कितना सच होता है? ये बिल्कुल गलत होता है। हाँ, ऐसे को देखा है जिसने 10 लाख कमा लिए लेकिन 20 फंसाए भी हुए। राइट। कई बार तो बैंक वाले भी सोचते हैं गलत पर्सन को कॉल कर दिया। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सपना चौबे आज आपको एक अलग दुनिया में लेके जा रही हूँ। हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी, ट्रेडिंग सही है या स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट क्या होता है, इनमें इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए और स्टॉक मार्केट में ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमें बेनिफिट दे सकती है, लॉन्ग टर्म में करना चाहिए या शॉर्ट टर्म में करना चाहिए। इन सारे सवालों का जवाब आज आपको मैं इस एपिसोड में दिलवाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही अमेजिंग सा पॉडकास्ट फाइनेंस के ऊपर विथ लोकेश सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सपना जी। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला और आज मेरे जो लोग हैं उनके लिए आपने टाइम निकाला और उनके बहुत सारे क्वेश्चंस का आप आंसर देने वाले हैं जो एक फाइनेंस से रिलेटेड होता है। सबसे पहले तो मैं एक यूथ हूँ, तो जब मैं यूथ की बात करती हूँ तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है, यार जल्दी से फाइनेंस फ्रीडम मिल जाए जब हम अपने करियर की शुरुआत करते हैं। तो ऐसा क्या कोई एज होता है क्या कि जब हमें फाइनेंस फ्रीडम ले लेना चाहिए? देखो, ये जितना जल्दी मिल जाए ओके। उतना अच्छा होता है, क्योंकि आपके जो यूथफुलनेस के है वो आपकी जिंदगी के वो साल बच जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि कोई इंसान अगर चाहता है कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम ले हम्म। और फाइनेंशियल फ्रीडम लेते लेते अगर वो 60 का हो जाता, हम्म। तो फ्रीडम के बाद इंसान क्या चाहता है? अपनी सेंसेस को प्लेजर देना, जैसे ओके। घूमना, अच्छा खाना हम्म। और अच्छा पहनना। हम्म। तो लेकिन 60 के बाद क्या होता है? घूमने के लिए डॉक्टर मना कर देते हैं, हम्म। अच्छा खाने के लिए हम्म। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, आप हम्म। अपनी मर्जी का नहीं खा सकते। बिल्कुल। अच्छा, वहाँ और अपनी मर्जी में फ़र्क भी होता है। आप अब जो बहुत अच्छा पहनेंगे, हो सकता है उस टाइम पे आपका फिजिकल स्ट्रक्चर या फिजिक इतनी ना हो कि वो पहनना अच्छा ना, हम्म। जो उतना ना जचे। तो ये चीज़ तो जितनी जल्दी मिल जाए उतनी ज़्यादा अच्छी है। और मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा था कि बच्चे को फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाने की क्या एज होनी चाहिए? ओके। तो मैंने बोला, मेरा जवाब था कि इसके लिए एज नहीं होती, इसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग होती है। अंडरस्टैंडिंग होती जिस दिन आप उसको एक 500 का नोट और एक 100 का नोट पकड़ाएंगे ना, और वो 500 के नोट को चूज करे किसी भी एज पे, छोटी से छोटी पे, तो समझ लो कि उसके सीखने का टाइम आ गया। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा तरीका बताया सर कि उसके अंडरस्टैंडिंग को हम समझ सके। सर, अभी आपने कहा कि कोई भी एज नहीं होता है, आप जब भी ऐसा लगे जितना जल्दी आपको फ्रीडम मिल जाए, फाइनेंस फ्रीडम, उतना जल्दी सही है। लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि कोई ऐसा पर्टिकुलर एज होता है जब तक हमें ले लेना चाहिए फाइनेंस फ्रीडम? देखो, मुझे ऐसे लगता है कि 40 से पहले हर हालत में ले लेना चाहिए। ओके। क्योंकि 40 के बाद कई बार इंसान का मन ऐसा होता है कि वो अपनी लाइफ में मनी को क्रिएट करने के लिए, यानी कि हुँ। पैसा कमाने के लिए, अपनी जिंदगी को चलाने के लिए जो उसके पैसे की कंपल्शन होती हैं, उन कंपल्शन से वो बाहर निकलना चाहता है। बिल्कुल। क्योंकि उसको कई बार लगता है कि मैं थोड़ा आराम करूं, थोड़ा रिलैक्स करूं, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीऊं, कुछ नया करूं कि ना करूं वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं अपने आप को कंफर्ट दूं। 40 के बाद ये थोड़ा थोड़ा इंसान को लगना स्वाभाविक है। वैसे लगने को 50 को भी स्वाभाविक है, लेकिन मैं 40 को इसलिए कहूंगा कि आपके पास उसके बाद और 10-20 साल बच जाते हैं जी। कि आप पूरी दुनिया घूम सकें, अपने ड्रीम्स पूरे कर सकें, कुछ भी। तो 40 से पहले तो हर हालत में
कर लेना चाहिए। अगर ओके आप उससे पहले कर लें तो तो ये और भी बहुत ही अच्छी बात है। ग्रेट सर, आपने कहा 40 से पहले कर लेना चाहिए। तो हर एक इंसान अलग अलग फील्ड में है, कोई डांसिंग में है, कोई एक्टिंग में है, तो कोई पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है, कोई बैंक सेक्टर में जाना चाहता है। हर किसी का अलग अलग करियर होता है, हर किसी के पास अलग अलग ऑप्शंस है। तो उस ऑप्शन में जाने के बाद भी उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि 40 तक उन्हें फाइनेंस फ्रीडम मिल जाना चाहिए? देखो, जैसे किसी ने डिसाइड किया कि मुझे बैंकिंग में जाना है या मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है, जी तो वो तो उन्होंने अपनी 30s में गेन कर लिया ना, ओके क्योंकि उन्होंने सोचा था कि मुझे हाँ पुलिस में जाना है या कोरियोग्राफी में जाना है, डांसिंग या किसी भी फील्ड में जाना है, बिल्कुल तो बिल्कुल 30 से पहले कर लिया। बिल्कुल क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा था, वो उन्होंने हासिल कर लिया। जी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है। उसने तो यही सोचा ना कि मुझे पुलिस में जाना है या गिटार सीखना है या जी कुछ चीज जी अपने जो भी उसका मन कर रहा है करने का, मेडिकल साइंस में जाना है। ये सोचना टोटली डिफरेंट है ओके और फाइनेंशियली फ्री होना सोचना टोटली डिफरेंट है। ओके जो लोग इन दोनों को आपस में कोरिलेट करेंगे, वो बीच तो पुलिस होने का या बैंकिंग का होने का या किसी चीज का बो रहे होंगे और उस पे फ्रूट चाह रहे होंगे, वो फाइनेंशियल फ्रीडम के लगे वो नहीं लगते। नहीं लगते नहीं, ओके। तो सर उसके लिए अलग ही सोचना होता है। मतलब आप कह रहे हैं कि फाइनेंस फ्रीडम के लिए आपको अलग सोचना पड़ेगा, उसके लिए आप कोई करियर ऑप्शन नहीं चूज कर सकते, उसके बाद उसके लिए आपको सिर्फ फाइनेंस फ्रीडम के बारे में ही सोचना पड़ेगा। करियर ऑप्शन चूज करना ये आपका शौक है हम्म कि आप पुलिस में जाना चाहते हैं, जी आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं, टीचिंग में जाना चाहते हैं, हम्म आर्किटेक्ट में, या 1000 तरीके के फील्ड है जिसमें आप जाना चाहते हैं। हम्म वो आपका शौक है, वो आपका स्किल है जिसके अंदर आप टाइम बिताना अच्छा पसंद करते हैं। लेकिन फाइनेंशियली फ्री होना, उसमें जाना और उसका फाइनेंशियली फ्री होने से बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है, 10-12% तक का ही रिलेशन है। बट सर मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट 60-70% लोग तो सोचते ही हैं कि मुझे फाइनेंस फ्रीडम होता 99% यही सोचते हैं, जिसके है कारण से वो हो नहीं पाते हैं। राइट। हाँ, तो मतलब आप ये कह रहे हो कि कहीं ना कहीं हम गलत डायरेक्शन ही चूज कर रहे हैं। नहीं, जो वो सोच रहे हैं कि मुझे बैंकिंग में या जिस भी चीज में जाना, वो तो सही सोच रहे हैं, लेकिन उसका आउटपुट जो सोच रहे हैं वो गलत है। डायरेक्शन तो सही है जो उनके ओके शौक के हिसाब से सोच रहे हैं, ओके ओके लेकिन वो डायरेक्शन वहां नहीं जाती। ओके जैसे मान लो, आप ये बताओ, यहाँ से मुंबई कितने किलोमीटर दूर होगा? अराउंड 1500 चलो, समथिंग जितना भी जितना हुआ, 700। अगर मैं 1000 किलोमीटर बाय ट्रेन या बाय प्लेन या बाय किसी चीज से ट्रेवल करूं, तो क्या मैं वाकई मुंबई पहुंच ही पाऊंगा? डायरेक्शन मेरी क्या पता क्या हो सकती है। बिल्कुल नहीं, अगर डायरेक्शन आपके राइट नहीं है तो नहीं सेम पहुंच वही सकते। चीज है, क्योंकि उन्होंने ये सोचा है कि मुझे इस बाय ट्रेन चलना है, बाय प्लेन चलना है, बाय साइकिल, बाय पैदल चलना है, लेकिन किस जगह पे पहुंचना है, उसके लिए अगर वो चाह रहा है कि मैं पुलिस ऑफिसर बन के फाइनेंशियल फ्रीडम ले लूं, वो बनना एक अलग चीज है, फाइनेंशियल फ्रीडम लेना एक अलग एक चीज। अलग चीज है। हाँ, अब जैसे अंबानी किस सेक्टर में काम करते हैं? वो अभी सिम या जियो में या फिर नहीं, ये अब नई रिलायंस जनरेशन में। जानती है, लेकिन रिफाइनरी में भी काम करते हो, हाँ हाँ बिल्कुल। और भी 50 तरीके की चीजें, हाँ टाटा 1000 तरीके की चीजों में काम, बिल्कुल बिल्कुल सैकड़ों तरीके की चीजों में राइट काम राइट। कर रहे हैं। तो क्या उन अब उनका मकसद कुछ और था कि हमें इंडस्ट्रीज क्रिएट करनी है। अगर कोई इंसान सोचे कि मैं एक पुलिस ऑफिसर बन जाऊं और फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाए, तो पुलिस ऑफिसर बन जाना, उसका सोचना, वो एग्जीक्यूट हो जाना ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कुछ और करना पड़ता है। ओके जैसे एक पुलिस के लिए आप फिजिकल पास करते हो, या हर एक चीज के लिए आप एक अग्री टीचिंग के लिए एक अलग अग्री। एंट्रेंस कुछ देते हो, या सब चीजों का एक अलग क्राइटेरिया होता है, ऐसे ही फाइनेंशियल फ्रीडम का एक अलग क्राइटेरिया होता है। राइट सर, इससे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, बैक कैमरा हम बात कर रहे थे तो आपने कहा कि स्टडी के बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, राइट? तो अगर हम फाइनेंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो आपने कुछ बताया था 3 अलग अलग वे होते हैं स्टडी करने के। तो मैं जानना चाहूंगी, मैं ऑन कैमरा जानना चाहूंगी कि वो एक्चुअली क्या है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम बोलते हैं ना एजुकेशन लेनी चाहिए हर किसी को, तो हमें एजुकेशन का मतलब सिर्फ एक दो ही तरीके की एजुकेशन पता है। ओके जैसे एक होती है एकेडमिक एजुकेशन, ओके जो कि पढ़ाई लिखाई की है, आप पढ़ते लिखते हो, इंजीनियरिंग या जो भी कोई मैथ साइंस जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो, तो आपका एकेडमिकली आप ब्रिलियंट हो जाते हो, हर तरीके के सवाल वैसे निकाल सकते हो। टीचिंग जी प्रोफेशन में जाएंगे, आप एकेडमिकली पढ़ा सकते हो उनको। हम्म एक होती है प्रोफेशनल एजुकेशन, जैसे कोई लॉयर हो गया, कोई इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ऐसी वाली एजुकेशन। राइट अब जब आप कोई लॉयर पे जाते हो अपना केस लेके,
तो आप सबसे पहले सोचते हो कि ये जीत जाए तो ये बहुत ही फेमस वाला लॉयर होना चाहिए। तो आप शायद कभी ये पता भी नहीं होगा कि आप उसने कहाँ से लॉ करी, बिल्कुल। कितने उसके मार्क्स आए थे, वो ब्रिलियंट भी था कि नहीं था, क्योंकि हो सकता है एकेडमिकली वो उतना ब्रिलियंट ना रहा हो, प्रोफेशनली बहुत अच्छा हो गया हो। बिल्कुल। तो हम ये दो एजुकेशन ज्यादातर जानते हैं। और जो तीसरी एजुकेशन होती है वो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन उसका एकेडमिक एजुकेशन से और प्रोफेशनल एजुकेशन से बहुत कम तालमेल होता है। ओके। ये उतना ही तालमेल होता है जैसे एक गाड़ी के 4 पहिए होते हैं। एक फाइनेंशियल का पहिया हो सकता है, एक एकेडमिक का हो सकता है, एक प्रोफेशनल का हो सकता है। अगर जक लगा के आप एक पहिए को बहुत ज्यादा ऊपर उठाएंगे तो दूसरा भी थोड़ा बहुत उठ जाता है। आप प्रोफेशनली बहुत ज्यादा अच्छा करेंगे तो फाइनेंशियली भी थोड़े बहुत हो जाएंगे। राइट। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियली ही कुछ करना है तो उसके लिए आपकी एजुकेशन फाइनेंशियली ही होनी चाहिए। और फाइनेंशियल एजुकेशन का मेरा मतलब इस चीज से नहीं है कि आपने कोई बिजनेस ऑफ मास्टर एडमिनिस्ट्रेशन कर ली या कोई सीए का कोर्स कर लिया या कॉमर्स से कुछ ऐसा कर लिया। नो, वो फाइनेंशियल की एकेडमिक एजुकेशन है। ओके। वो फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, जिसको लोग बड़ा गलत समझ पाते हैं। क्योंकि जो एक अकाउंटेंट होता है, अकाउंटेंट जितने भी होते हैं उनको तो सारा फाइनेंशियल की नॉलेज ऑब्वियसली है ही, बिल्कुल। लेकिन फाइनेंशियल की एकेडमिक नॉलेज है, फाइनेंशियल की वो नॉलेज नहीं है जो आउटपुट लेके आती है फाइनेंशियल का। रीजन बीइंग, आप देखो कि जिनको इतनी ज्यादा नॉलेज है उनके क्लाइंट उस चार्टर्ड अकाउंटेंट से बहुत अमीर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि उनको तो चार्टर्ड अकाउंटेंट तक की भी नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है। बिल्कुल। तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास फाइनेंशियल की एकेडमिक नॉलेज है। फाइनेंशियल का पूरा जो नॉलेज होता है, पूरा जो विजडम होता है, पूरा जो इंटेलिजेंस होता है, वो उनके पास नहीं। तो सर वो नॉलेज कैसे गेन करें? वो नॉलेज 2-3 तरीकों से गेन होता है। ओके। एक तो जैसे अच्छी हेल्थ होती है, उसकी कुछ हैबिट्स होती है। ओके। कि वो टाइम से उठता है, एक्सरसाइज करता है, बिल्कुल ऑर्गेनिक वाली चीजें खाता है, जी फास्ट फूड नहीं खाता, जी। कोलेस्ट्रॉल या जो खराब चीजें होती हैं इन सब चीजों का ख्याल रखता है, बिल्कुल। तो उससे अच्छी हेल्थ बन जाती है। राइट। ठीक है। तो सेम इसी तरीके से फाइनेंशियल जो फ्रीडम के लिए भी कुछ हैबिट्स चाहिए होती हैं। ओके। अगर हम वो हैबिट्स को इनकलकेट कर लेंगे तो वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में आई जाती है। ओके। हाँ, तो वो हैबिट्स कौन से हैं सर? हैबिट्स में जैसे कई चीजें आती हैं। ओके। जैसे सबसे पहली चीज मैं कहूंगा कि डिले का ग्रेटिफिकेशन। ओके। डिले का ग्रेटिफिकेशन का मतलब हुआ कि ये चीज अगर मुझे थोड़ा लेट भी मिल जाए तो भी मुझे संतुष्टि है। ठीक है। लोगों को क्या होता है, इंस्टेंट चाहिए। लेटेस्ट मॉडल आया, चाहे गाड़ी हो, फोन हो, कपड़े हो, कुछ भी चीज हो, तो जब वो लेटेस्ट लेते हैं, तुरंत लेना चाहते हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, तो उसके चार्जेस ज्यादा होते हैं। अग्री। वो जो चार्जेस ज्यादा होते हैं वो मार्केटिंग कंपनियों का एक तरीका होता है ज्यादा आपसे चार्जेस लेने का। पहले उसकी क्यूरियोसिटी जगाते हैं, उसकी हाइप जगाते हैं, फिर जो आपकी वीकनेस है, इमोशनल वीकनेस, कि मुझे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, उस ग्रेटिफिकेशन को वो एनकैश करते हैं और आपसे बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं। हाँ, राइट राइट। दूसरा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, डिले का ग्रेटिफिकेशन होना चाहिए। मतलब ये पहली बात है। दूसरा मैं बोलूंगा, एक प्राइस और वर्थ में भी फर्क पता होना चाहिए। प्राइस एक अलग चीज होता है और वर्थ एक अलग चीज। बिल्कुल बिल्कुल सर। वर्थ ज्यादातर तब पता लगता है जब हम उसको रीसेल करने जाते हैं। प्राइस वो होता है जो हम जब उसको बाय करते हैं जी। तो हमें ये देखना होता है कि हम इसकी वर्थ ज्यादा से ज्यादा हो, प्राइस कम से कम हो। ओके। तो जब भी इस चीज की समझ किसी इंसान में आ जाती है तो जो इसके बीच का जो मार्जिन होता है वो वेस्टेज होता है, वो उसकी लाइफ से वेस्टेज खत्म हो जाती है। बिल्कुल। और इसके अलावा मैं कहूंगा एक शो ऑफ सिंड्रोम होता है। शो ऑफ से ठीक है। तो वो जो शो ऑफ सिंड्रोम होता है ना, वो मिडिल क्लास ऐसे एक्सपेंस करता है जिससे कि वो मिडिल क्लास ना दिखे, रिच दिखे। इस कारण से वो गरीब हो जाता है। राइट राइट। तो ये भी एक आदत होती है, हैबिट होती है, जैसे हेल्थ की हैबिट की हमने डिस्कशन किया। तो ये शॉप सिंड्रोम से भी उसको दूर होना होगा। तो ये 3 चीजें तीन नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, स्पेशली ये 3 चीजें, और भी बड़ी सारी चीजें और भी बहुत सारी चीजें आती हैं।
जैसे एक लायबिलिटी और एसेट्स में फर्क पता होना चाहिए। ओके। लायबिलिटी वो होती है जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालती है, एसेट वो होती है जो आपकी पॉकेट में पैसा डालती है। राइट। तो लोग एसेट के नाम पे लायबिलिटीज खरीद लेते हैं। अग्री सर। उनको फील आती है नुकसान तो मैंने किया नहीं, हाँ। क्योंकि मैंने तो कोई एसेट लिया है। मेरा फोन कितने का, लाख 1.5 लाख का, गाड़ी कितने की है, इतने लाख की है, ठीक है। लेकिन वो डेप्रिशिएटिंग टॉयज हैं। इंसान को पता होना चाहिए ये डेप्रिशिएटिंग टॉयज है या एप्रिशिएटिंग टॉयज या प्रॉपर्टी या एसेट्स है। बिल्कुल इस चीज की समझ होनी चाहिए। राइट। उसके अलावा एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट के अंदर भी फर्क होना चाहिए। हम कई इन्वेस्टमेंट नहीं करते, एक्सपेंस के नाम पे हम इन्वेस्टमेंट शब्द का यूज कर लेते हैं, तो हमें लगता है कि हम तो इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट वही होती है जितना आपने लगाया उससे ज्यादा बढ़ के आपको कम से कम टाइम में मिले, राइट। तो वो चीजें होती हैं। एग्जैक्टली सर, अभी आपने इन्वेस्टमेंट की बात की तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई घर लिया, ठीक है, और फिर हमारा जो बजट था, समझ लीजिए 5 लाख का बजट है, हमने उस घर में 5 लाख डाल दिया, लेकिन मेरा जो एक्सपेंस आ रहा है वो 7 लाख का आ रहा है। 7 ठीक है, कैसे? जैसे कि बाकी की और चीजें घर को डेकोरेट करने के लिए। पर मंथ का? हाँ, पर मंथ का नहीं, नहीं। हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक टाइम के लिए मैं डाल रही हूँ, 5 लाख मैंने डाला, हाँ। और जस्ट एग्जांपल है, मतलब जैसे 5 हाँ, करोड़ का आपने कर लिया लेकिन आपको 7 करोड़ 7 करोड़ आ रहे हैं, हाँ, बजट में, क्योंकि मुझे घर को डेकोरेट ठीक कर करना है, हाँ। वो करना है, तो वो जो 2 CR मेरे ऊपर एक्सपेंस आ रहा है, तो वो 2 CR को मैं कवर करने के लिए मैं कहीं ना कहीं से लोन लूंगी, या कहीं ना कहीं से कुछ चीजें कहीं ना कहीं से एडजस्ट करूंगी, क्योंकि मुझे वो सारी चीजें घर को डेकोरेट करने के लिए चाहिए। तो अभी आपने एक चीज कही थी कि हमें शो ऑफ नहीं करना चाहिए और हमें चीजें देखनी चाहिए कि हमारा अभी के लिए बजट कितना है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो घर को डेकोरेट करने के लिए हमें जो सामान लग रहे हैं, जो 2 CR मुझे एक्स्ट्रा एक्सपेंड करने पड़ेंगे, वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर वेट करना चाहिए कि जब 2 CR आ जाए तभी हम करें? देखो, अगर आपको उस घर को सेल करना है और ज्यादा पैसे कमाने, ठीक है, तब तो आप उस 5 CR का आपने घर लिया, हाँ 2 CR का डेकोरेट किया, हाँ जब कोई इंसान उसको देखने के लिए आएगा, हाँ, वो इमोशनली उसको देख के खरीदना चाहेगा, तो हो सकता है वो आपको 8 CR दे। 8 CR देते हैं। तो उस केस में तो आपको उस 2 CR को लगाना चाहिए, क्योंकि ओके, वो आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट का काम करेगा। ठीक है। अगर आपके अपने लिए है हम्म तो आपने 5 CR का घर ले लिया, 2 CR की बजाय आप उस पे मिनिमम यूज करें जो ओके, आपकी पॉकेट अलाउ करती है, पॉकेट अलाउ करती है, जिससे लोन कम से कम लिया जाए। ठीक है, मैं एक बात कहूंगा, लोन लेना भी चाहिए और नहीं भी लेना चाहिए। ठीक है, किन चीजों पे लेना चाहिए और किन चीजों पे नहीं लेना चाहिए, ये एक बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है। ओके, लेकिन अगर मोरल ऑफ द स्टोरी, एक बॉटम लाइन में कहूं, तो मैं बोलूंगा जिन चीजों की वर्थ टाइम के साथ बढ़ती है उस पे लोन ले लेना चाहिए। ओके, जिन चीजों की वक्त के साथ घटती है उन पे कभी लोन नहीं नहीं लेना चाहिए। ये एक ओके, बेसिक फॉर्मूला है। डेकोरेशन या सब चीजों के लिए जो भी आपको एक्सपेंस करना है, जी, वो आप विद द पैसेज ऑफ टाइम धीरे धीरे अपनी सेविंग से इकट्ठा करें, ओके, और तब आप वो करें। तब करें। हाँ, शो ऑफ सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि जो आप शो कर रहे हैं जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं है, उससे बचने वाली बात। लेकिन मेरा इससे कोई ये मतलब नहीं है कि लेटेस्ट गैजेट मत खरीदो, लेटेस्ट गाड़ियां मत खरीदो, लंबे घूमने फिरने मत जाओ, ये खूब जाओ, लेकिन इजीली अफोर्ड कर लो। आपको वो शो ऑफ की कैटेगरी में ना लगे। जैसे आप बिस्लरी की बोतल पानी पीते हो तो आप कोई शो ऑफ नहीं कर रहे हो, तो जब वो चीजें आपके लिए शो ऑफ जैसी ना रहे तो आप उनको इजीली करो। एग्जैक्टली सर, अभी आपने लोन कहा कि जो आपका समय के साथ आपको वो अच्छा प्रॉफिट दे तो वो लोन लेना अच्छा होता है, लेकिन अगर आपको घाटा दे रहा है तो नहीं लेना चाहिए। अभी मैंने एजुकेशन लोन के बारे में बहुत सुना है, तो जो स्टूडेंट है जो अपनी स्टडी हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, बाहर जाके स्टडी करना चाहते हैं, तो वो एजुकेशन लोन लेते हैं। तो वो एजुकेशन लोन क्या होता है और क्यों लेते हैं लोग? देखो, एजुकेशन लोन का मतलब ये हुआ कि मैं अपनी एजुकेशन को फाइनेंस करवाना चाहता हूँ, ओके, कि मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, अभी मुझे बैंक से लोन चाहिए जिसको मैं अपनी डिग्री पूरी कर लूँ, पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर मैं वो जी, अपना लोन चुका दूंगा। जी, तो ऐसे लेने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, बशर्ते जो लोन ले रहा है उसका विजन ये क्लियर होना चाहिए कि मैं इस लोन से ये वाली पढ़ाई करने के बाद ये काम करने से मैं इतना जनरेट कर लूंगा कि मैं उस लोन को इजीली चुका सकता हूं। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बर्डन की बात नहीं है। अगर आप कोई ऐसे कोर्स के लिए लोन ले रहे हैं जिसका कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं है और जिससे आप आउटपुट ले ही नहीं सकते,
तो फिर वो एजुकेशन लोन लेने में फिर एक बर्डन जैसी बात है। राइट सर, जैसे एक एक चीज़ होती है इन्वेस्टमेंट, राइट? आज मैं कहीं पैसे इन्वेस्ट करूंगी तो शायद वो कल को मुझे प्रॉफिट देगा या तो मुझे लॉस देगा, राइट? लेकिन मिडिल क्लास में जब होते हैं तो वो उनको ये नहीं पता होता इन्वेस्टमेंट क्या होता है, राइट? तो वो क्या करते हैं, सेविंग्स करते हैं। वो घर पे सेविंग्स करते हैं या अपने बैंक में सेविंग्स करते हैं। तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क क्या होता है? देखो, सेविंग तो ये होता है कि जितने भी लोग कमा रहे हैं हम्म, वो सेविंग तो कर ही रहे हैं, बिल्कुल मतलब सारे नहीं कर पाते, कुछ परसेंट तो कर ही रहे हैं। बिल्कुल जब सेविंग आपके पास बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है उसके बाद आप उसको इन्वेस्ट करते इन्वेस्ट करते हैं। हैं। इन्वेस्टमेंट उसको बोलते हैं जहां पर आपने जो पैसे लगाए आपके वो पैसे आपको बढ़कर मिले, कम से कम इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा बढ़कर मिले, तभी वो आपकी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है बिल्कुल। रियल मायने में। तो इन्वेस्टमेंट के बिना कोई भी इंसान ग्रो नहीं कर सकता। रीजन बीइंग, जो किसी इंसान ने अगर सन 1920-30 के अंदर लाख रुपए सेव किए थे, जिसमें बहुत पता नहीं कितनी प्रॉपर्टी आ सकती थी, आज उसके सेव किए हुए एज इट इज भी अगर पड़े हुए हों तो उन लाख रुपए में तो कुछ भी नहीं आता ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसलिए प्योर सेविंग से कुछ नहीं होता, लेकिन बेसिक स्टेप यही है सेविंग का। आज की तारीख में मैं देखता हूँ लोगों पे सेविंग ही नहीं हो पाती, बिल्कुल। वो सेविंग करने की पोजीशन में नहीं है, वो कर्ज के ऊपर चल रहे हैं। राइट। तो सर, सेविंग करने का एक सही तरीका कुछ हो सकता है क्या? देखो, सेविंग करने का ना, ये हमें मेंटल लेवल पे समझना पड़ता है। Okay. जैसे जो इंसान आज फॉर एग्जांपल कोई सैलरी वाला बताए कि इतनी सैलरी वाला कैसे सेविंग करेगा, मैं वैसा एग्जांपल देता हूँ। कोई सैलरी बताए। हाँ, मैं 30,000 जो नॉर्मली लोगों का होता है। मान लो 30,000 किसी की सैलरी है। जब कभी इसने काम करना शुरू किया था, हो सकता है इसने 15,000 पे काम किया हो। बिल्कुल। शुरुआत तो 15,000 में भी उसका गुजारा तो चल ही रहा था। राइट। फिर उसकी 25,000 20,000 कमाई हुई होगी, बिल्कुल। उसमें भी गुजारा तो चल ही रहा था। बिल्कुल। आज 30,000 पे पहुंच गया वो, इसके अंदर भी उसको लग रहा है सेविंग नहीं हो रही। सेविंग नहीं हो रही है। अगर वो एक काम करे, जैसे ही 30,000 आए उसमें से 3,000 रुपया पहले ही दिन निकाल के अलग रख दे, अब 27,000 रुपए में उसको सेविंग घर चलाना है या जो भी करना है, तो उस 10% के कम होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मान लो 10% ज्यादा पैसे मिल जाने से भी कोई उसकी ज्यादा लाइफ में फर्क नहीं पड़ता, ऐसे 10% कम कर देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। अदरवाइज होगा क्या कि वो जो 30,000 रुपया कमा रहा है, जब को वो 30 की बजाय 50 कमा रहा होगा तब भी उसका ये सवाल होगा कि मैं कैसे सेविंग करूं। बिल्कुल। जब वो 60 या लाख रुपए कमा रहा होगा तब भी उसको लगता होगा, क्योंकि कई लोग तो ऐसे भी है ना जो 2-2 लाख रुपए महीना कमा रहे, वो भी सेविंग नहीं कर पा रहे। राइट सर। इवन के मैंने तो ऐसा देखा है, जब वो 30,000 कमा रहे थे उन पे कम कर्ज था, पर मंथ 30,000 कमा रहे थे। जब से उन्होंने लाख रुपया कमाना शुरू किया उनके ऊपर कर्ज ज्यादा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि ज्यादा कमाने से उनके ऊपर कर्ज कम होने की संभावना बढ़नी चाहिए थी। तो ये सब चीजें क्योंकि उन्होंने अपने मेंटल लेवल पे, मतलब सबकॉन्शियस लेवल पे इन चीजों को नहीं ग्रहण किया, इन चीजों को नहीं समझा, उनको उन्होंने सिर्फ शब्दों में समझा। शब्दों में समझा। हाँ, शब्दों में समझना और हैबिट में डाल देना, इन दोनों चीजों में बहुत बड़ा फर्क होता है। बिल्कुल सर। वैसे तो आजकल क्रेडिट कार्ड का बहुत ज़माना चलता है एंड बहुत सारे ऑफर्स भी चलते हैं, तो एक्साइटमेंट तो होती है कि यार क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लेते हैं। बट ना, मैं स्पेशली मेरी बात करूँ, मुझे हमेशा से डर लगता है कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरा ये डर सही है या गलत? देखो, क्या आपको जहाज चलाना आता है? अगर अभी चलवा दिया जाए, आपसे बोला जाए कि जहाज चलाओ। सर अभी तो नहीं, मतलब सीखना अगर आपको पड़ेगा। बोला जाए कि आप जहाज चलाओगे तो क्या आपको डर लगेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल लगेगा। आपका लगना स्वाभाविक है, क्योंकि आपको उसको चलाना नहीं आता। बिल्कुल। तो लोगों को लगता है कि क्रेडिट कार्ड को यूज करने का मतलब ये होता है स्वैप कर देना। नहीं, उससे बेनिफिट भी कैसे लेना। अब जैसे साइकिल जिसको चलाना नहीं आता उसके लिए तो साइकिल भी खतरनाक है, राइट। चोट खाएगा। बिल्कुल। ऐसे ही कार्ड का किस तरीके से यूज किया जाए, क्योंकि टर्म्स कंडीशंस भी है ना कार्ड के साथ, उसका किस तरीके से यूज किया जाए, जब तक वो इन चीजों को अंदर तक नहीं फॉलो करेगा तब तक उसके लिए वो बहुत नुकसानदायक है। ओके। मैं बेसिक चीजें बताता हूँ। पुराने टाइम में जब भी कर्ज लेता था ना कोई इंसान, उसकी लाइफ के अंदर ऐसा होता था, कर्ज लेना बड़ा खराब माना जाता था। ओके। गांव में या पुराने लोग आज भी कर्ज लेने से घबराते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये बहुत गलत काम है।
पर आज की तारीख में क्रेडिट कार्ड एक सम्मान के साथ दिया जाता है और इंसान को भी लगता है मैंने कौन सा क्रेडिट कार्ड पे उधार ले लेना है, क्रेडिट कार्ड रखा इमरजेंसी में काम आ जाएगा। बिल्कुल। पर मेरा ये मैसेज है कि जिसको लगता है कि इमरजेंसी में काम आ जाएगा, अगर वो 25 साल का हो गया है तो 5 साल में कुछ 50-60 हज़ार, लाख, 2 लाख, 5 लाख इमरजेंसी के लिए सेव भी तो कर सकता है। अगर उसका लॉजिकल दिमाग ये बोलता है कि इमरजेंसी में कार्ड काम आ सकता है, तो वो लॉजिकल दिमाग 5 साल से ये क्यों नहीं बोल रहा कि लाख 2 लाख रुपए सेव कर लो, इमरजेंसी में काम आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी तो बोलना चाहिए ना। लेकिन हम अपने आप को संतुष्ट करने के लिए वो लॉजिक ढूंढते हैं जो हमारे मन को कन्वीनियंट लगता है। तो जो क्रेडिट कार्ड की मैं बात, अभी ये बात जो चल रही है क्रेडिट कार्ड की, तो मैं इसमें ये बोलूंगा कि जिस इंसान को ऐसा लगता है कि मुझे 45 दिन का स्लैब मिल जाएगा, ओके, और मैं इससे इतना बेनिफिट उठा लूंगा, तो समझ लो वो 4-6 महीने, साल 2 साल में फाइनेंशियल क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंसने वाला है। क्योंकि जो 45 दिन का मार्जिन अपने 25 साल के अंदर नहीं बना पा रहा, तो वो उधार के पैसे की से कैसे बनाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे किसी को लगता है 45, अब उसको 45 दिन आगे क्या होगा ये तो पता नहीं, वो तो सिर्फ पॉजिटिव सोच रहा है ना। राइट राइट। पॉजिटिव सोचने से तो कुछ नहीं होता। जहाज से मैं कूदूं, छलांग लगाऊं पॉजिटिव सोच के, चोट नहीं लगेगी तो ऐसे कैसे बात बनेगी। पैराशूट का तो इंतजाम मुझे करना होगा ना। बिल्कुल। तो इसी तरीके से सेम मैं ये कहूंगा कि जो इंसान ये सोचता है कि क्रेडिट कार्ड से इतने रिवॉर्ड्स मिलते हैं, एक मैंने ना वीडियो सुनी, उसके अंदर क्या था कि क्रेडिट कार्ड से मैंने पैसे कैसे कमाए। उसके अंदर क्या था कि एक उसमें बताया कि 1.5 लाख रुपए का उसने फोन लिया और क्रेडिट कार्ड से पे किया। ओके। और 1.5 लाख रुपए के फोन का जो उसने पैसा था उसको फोन ले लिया, और जो उसके पास सेविंग में 1.5 लाख रुपए था उसको उसने इन्वेस्ट किया, और उससे 45 दिन में उसने 500 रुपए कमा लिए। ठीक है। तो उसने बताया कि क्रेडिट कार्ड से कैसे पैसे कमाए जाते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि जो 1.5 लाख रुपए से 500 रुपए ऐसे कमा रहा है, अगर वो 4-6 महीने रुक जाए, साल 2 साल भी रुक जाए, हो सकता है वो 50,000 रुपए वैसे सस्ते में मिल जाए, सेम फोन। हाँ राइट। तो क्यों चवन्नी अठन्नी के क्यों समझदार बनना जब आप लाखों के समझदार बन सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। हम क्या करते हैं, बारीकी के तो छोटे छोटे पैसों के तो हम समझदार हो जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन जो बड़ी डील होती है एक ही, उसके हम समझदार नहीं बनते। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो एक ने ऐसी बात बोली कि क्रेडिट कार्ड से तो बड़े सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि क्रेडिट कार्ड से रिवॉर्ड सिर्फ तब मिलते हैं जब आप एक्सपेंस करते हो। आपके एक्सपेंस के प्रोपोर्शनेट में ही वो पॉइंट्स मिलते हैं। जितना आप एक्सपेंस करेंगे उसी रेशो में मिलते हैं। तो बोले नहीं, बूंद बूंद से सागर बनता है, इतने सारे कार्ड इकट्ठे हो जाते हैं। अरे भाई, उस सागर को पहले आप बाल्टियों से खाली कर रहे हो, तभी तो उसमें से कुछ बूंदे टपक के वापस आ रही होंगी। राइट राइट। ऐसा तो नहीं कि आप 10,000 की, ऐसा तो नहीं है कि आप 1-2 लाख की खर्च करेंगे तो आपको 3-4 लाख रुपए की पॉइंट्स मिल जाएंगे। राइट। आपके खर्चने में से तो होता है। जैसे वो डॉग होते हैं ना, वो हड्डी को मुंह में लिए घूम रहे होते हैं, और चबा रहे होते हैं, और उनको लगता है इसमें से रस निकल रहा है। हाँ, लेकिन वो क्या होता है, उनकी अपनी जीभ का कटा हुआ खून वो उसका ही टेस्ट मिल रहा होता है। हाँ, और उनको लग रहा है कि ये इसमें से आ रहा है, जबकि उसमें से नहीं आ रहा होता। तो सेम इसी तरीके से होता है। तो क्रेडिट कार्ड के जो बेनिफिट्स बताए जाते हैं, मैं उन बेनिफिट्स को डिनाई नहीं करता हूँ। वो होता है कि 2% 4% आपको पॉइंट्स मिल गए, लेकिन असलियत में होता क्या है, जो क्रेडिट कार्ड से ज्यादातर इमोशनल शॉपिंग करते लोग। ओके। एक क्या होता है, इंस्टेंट कोई शॉपिंग करते हैं जिसमें प्राइस और वैल्यू के अंदर, वर्थ में बड़ा फर्क होता है उस चीज में। तो इस कारण से होता क्या है कि वो चीज खरीदते हैं जो बहुत ही तेजी से डेप्रिशिएट करने वाली होती है, उसी पे ज्यादा पॉइंट मिलते हैं। क्योंकि जो लो एमडीआर की चीज होगी उसके ऊपर ज्यादा पॉइंट नहीं मिलेंगे। जैसे आप फ्यूल भरवाएंगे, नहीं मिलेंगे। आईआरसीटी पे यूज करेंगे, नहीं मिलेंगे। या कोई गवर्नमेंट की यूटिलिटीज या बिल ऐसे होते हैं जिसपे आपको नहीं मिलते हैं। इवन के उल्टा कन्वीनियंस चार्जेस लग जाते हैं। राइट। ठीक है। तो मेरा यही मैसेज है कि जो इंसान सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए लेगा, उसके लिए तो क्रेडिट कार्ड बिल्कुल ठीक है। ओके। वो बोले कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख का, जो भी लाख का, इससे 5-7 गुना मेरे पास है पैसे, बस मुझे सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए चाहिए। ओके।
उसके लिए तो पॉइंट्स कुछ काम करेंगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं करेंगे। ओके। एक ने बोला कि मुझे मेरी इकोनॉमी क्लास बिजनेस क्लास में बदल गई। हम्म। इकोनॉमी अगर बिजनेस क्लास में बदल गई, वो भी तो एक इमोशनल फुलफिलमेंट सी आई है। राइट राइट। या किसी ने बोला कि मुझे ताज में नाइट मिल गई एक। एक स्टे मिल गया। तो मुझे ऐसे लगता है कि हो सकता है उसने ताज में वैसे जाना ही नहीं था, हम्म। और ताज में वो चला गया, जाके उसने एक दिन स्टे किया, तो एक दिन के अंदर उसको लगा नहीं यार एक दिन में बात नहीं बनी, हो सकता मुझे एक दिन और रुक जाए। तो दूसरे दिन का तो उसने अपने पॉकेट से दिया। राइट। नहीं भी दिया तो जिस दिन रुका खाना तो अपनी पॉकेट से खाया। चलो नहीं भी खाना खाया, आना जाना तो अपनी जेब से किया। तो उससे तो कोई सेविंग नहीं हुई ना उसकी। बिल्कुल। कहने में ये हुआ कि आपको ये चीज मिल गई। राइट। तो जो इनसे चीजें मिलती हैं, ये देखी जानी चाहिए कि क्या इनकी वाकई वर्थ भी है कि नहीं। प्राइस तो बना रखा है इनका कि ये है, बिल्कुल। लेकिन ये वर्थ है भी कि नहीं। तो जो इंसान सिर्फ ट्रांजैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से रखता है, तो उसको तो रखना चाहिए, उसको क्रेडिट कार्ड के पैसे की जरूरत ना हो, फिर तो ठीक है। ओके। लेकिन जिसको लगता है कि मैं 45 दिन रख लूंगा, इसकी टोपी घुमा लूंगा, इसको ऐसे इस कार्ड से उस कार्ड में, उस कार्ड से इस कार्ड में ऐसे कर लूंगा, इतने में ऐसे ऐसे कमा लूंगा। पहले अपनी सेविंग से काम करके देखो ना, जो आप उधार के पैसे से काम उधार कर के रहे हैं। पैसे से काम कर रहे हो। हाँ, राइट कम से कम अपनी सेविंग के अंदर आपको ये खतरा तो नहीं रहेगा। बिल्कुल सर। उधार के पैसों में अगर मान लो नुकसान हो गया, तो आप उसको कैसे कंपनसेट करेंगे। राइट सर। इमरजेंसी फंड जो होता है, जो नॉर्मली हम किसी इमरजेंसी में यूज करते हैं, तो वो कितना होना चाहिए हमारे पास? और क्योंकि और वो सेविंग्स में से होना चाहिए या फिर सेविंग के अलावा हमें इमरजेंसी फंड निकालना चाहिए? देखो, सेविंग से अलग निकालना चाहिए। ओके। इमरजेंसी फंड हमेशा एक सेविंग तो एक आप उस चीज के लिए करते हैं जो सेविंग धीरे धीरे इकट्ठी होके आप उस सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। लेकिन इमरजेंसी फंड एक अलग चीज होनी चाहिए। ओके। वो इमरजेंसी फंड हर एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसके घर में कितने सदस्य हैं, मेडिकली कितने कमजोर या वीक हैं, कितना उनका मेडिकल इंश्योरेंस है, या उसका काम या जिम्मेदारी किस तरीके की है, या बच्चे कितने छोटे या कितने ऐसे हैं कि जिनके लिए मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत जरूरत है। पड़ सकती है। हाँ, तो मेडिकल के अलावा बाकी चीज़ों तो ऑलमोस्ट सबको पता ही होती है कि बिल्कुल। टाइम के साथ ये एजुकेशन आएगी, बाकी चीज़ें आ जाएंगी। सर पिछले अभी मैंने क्वेश्चन आपको कहा था कि 30,000 हम ले लेते हैं एक मिडिल क्लास के लिए, तो उसने तो 3,000 सेविंग्स में डाल दिया। अब उसको कितना सेव करना चाहिए इमरजेंसी फंड के लिए? देखो, इमरजेंसी फंड के लिए मैं ये बोलूँगा कि जितनी उसकी अर्निंग है उसका 6 महीने का उसके पास होना चाहिए। ओके। हाँ, तो वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहेगी उसके अंदर। इतना मतलब होना चाहिए। इतना उसके पास इमरजेंसी होना चाहिए। राइट। सर जैसे कि फॉर एग्जांपल हर किसी के लाइफ में इमरजेंसी होती है, और बट आज के ज़माने में जैसे एक्सपेंस इतने ज़्यादा हैं और इंसान की सैलरी ही उतनी नहीं है, तो ना सेविंग्स निकल पाती है और ना अ, हमारे इमरजेंसी फंड निकल पाते हैं। ऐसे टाइम में भी इंसान को वो अपने ग्रोथ के बारे में सोचता है, वो फाइनेंस फ्रीडम के बारे में सोचता है। तो जैसे कि आपने कहा कि उसके पास कुछ हैबिट्स होने चाहिए जो उनको अलग लेवल पे लेके जाता है, उनको फाइनेंस फ्रीडम दिलाता है। तो ऐसे में इंसान क्या कर सकता है? क्योंकि ऐसे में तो वो हैबिट डेवलप करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसको अपने लाइबिलिटीज तो पूरे करने ही पड़ेंगे। देखो, ये बिल्कुल ना वैसे ही है जैसा एक मरीज बीमार हो गया। हम्म। अब वो बीमार है, उसके लिए जो खाना होता है ना, वो खिचड़ी दलिया बड़ा हल्का होता है। हाँ जी। अगर वो बोले मुझे अभी चिकन मटन और ये सब चीज़ें खानी है, हम्म। तो उसका तो हैप्पी बर्थडे जल्दी हो जाएगा ना। जल्दी हो जाएगा। तो जो पहले ही इतने मिनिमम फेज के ऊपर है, उसके पास पैसे भी बड़े कम हैं, लाइबिलिटीज भी ज़्यादा हैं, और उसके पास खर्चे उसने ज़्यादा क्रिएट किए हुए हैं, तो उसको तो धीरे धीरे अपने उन सब खर्चों को काटना पड़ेगा, ओके। अपनी लाइबिलिटीज को कम करना होगा। तो इन चीज़ों को उसको छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करना होगा। ओके। अभी मेरी कुछ दिन पहले किसी से बात हुई, तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो उसने मुझे बोला कि मैं स्कॉर्पियो एन का प्लान बना रहा हूँ। तो मैंने बोला यार स्कॉर्पियो एन, तेरे पास तो पैसे इतने 25-30 लाख रुपए कहाँ से आए, मुझे तो लग नहीं रहा था। तो बोले नहीं 25-30 लाख कहाँ चाहिए, 3 लाख रुपए में तो आ जाती है। मैंने कहा 3 लाख रुपए में? मैंने बोला सेकंड हैंड भी यार 10-15 लाख तो चाहिएंगे। बोले नहीं नहीं आ जाती है। कैसे? के फाइनेंस करके। तो क्योंकि इंसान का इंसान की सोच क्या होती है कि अगर उसके पास 1 लाख है, तो वो सोच रहा है कि मैं कैसे ऐसी चीज ले लूं जो 4 लाख की 5 लाख की है। बिल्कुल।
अगर उसके पास 5 लाख है तो कैसे सोच रहा है कि मैं कैसे 25-30 लाख की ले लूं। अग्री। हाँ, तो जैसे अभी मैंने एक बात बोली ना, मिडिल क्लास ना लगे, रिच लगे, इसीलिए वो जो एक्सपेंस करता है वो उसको पुअर बना देती है। बिल्कुल। तो सेम इसी तरीके से जिसकी सैलरी 30,000 है वो बहुत सारी चीजों पे अपना खर्चा कर सकता है। जैसे क्या होता है, नीड और वांट्स, इन चीजों में उसको फर्क पता होना चाहिए। नीड क्या होती है, जिस खर्चे को वो पोस्टपोन नहीं कर सकता, जैसे खाना पीना हुआ, कुछ भी इस तरीके का, वो तो नीड में आ गया। लेकिन क्या खाना पीना ये वांट्स में भी आ सकता है। और जिन खर्चों को वो पोस्टपोन कर सकता है, इमोशनल प्रेशर नहीं है, मतलब इमोशन ड्राइवन नहीं है वो, तो वो वांट्स में आ जाते हैं। बिल्कुल जैसे एक फोन ले लेना एक नीड में आता है, लेकिन कौन सा ले लेना वो वांट्स में भी आ वांट्स सकता में है। आता है। तो उसको नीड और वांट्स के अंदर फर्क का एहसास होना चाहिए। जब वो इन चीजों को ध्यान में रखेगा तो वो धीरे धीरे सेविंग कर सकता है। हर कोई, देखो झुग्गी झोपड़ी वाले रिक्शा वाले भी कई बार अपनी पॉकेट में कई सारे पैसे रखते हैं जब आप अग्री उनसे खुले कराते अग्री सर। अभी बहुत ऐसे न्यूज़ भी आए थे जहाँ पे अखबार में न्यूज़ आए थे कि भाई वो रोड पे जो मांगने वाले होते हैं उनके पास करोड़ों रुपए निकल गए। हाँ, तो वो एक हमारे सेविंग्स ही वहां पे कर रहे हैं। कड़ी चावल वाले के पास 3 करोड़ रुपए निकल गए। वही तो सर, वो सेविंग्स ही तो कर रहे हैं। हाँ, तो जो बोलते हैं कि हम बचा नहीं पाते, तो उन्होंने अपनी हैबिट ठीक नहीं की हुई। जैसे अगर कोई बोले यार मैं 2 लड्डू भी मीठे नहीं खा सकता, क्योंकि उसने अपनी हेल्थ ही इतनी खराब की हुई है कि वो शुगर मेंटेन नहीं होएगी। बिल्कुल। लेकिन जो मेहनत खूब कर रहा है वो तो कुछ भी खा सके। बिल्कुल। तो इसीलिए जब उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्थिति, उनकी हालात इतने खराब हैं, उस खराब हालात के अंदर तो और ज्यादा प्रिकॉशन की जरूरत है, और वो उसी दौरान ज्यादा से ज्यादा लापरवाही करते हैं। बिल्कुल। इसीलिए वो फाइनेंशियल ब्रोक हो जाते हैं। फाइनेंशियल ब्रोक हो जाता है। मेन सबसे बड़ा ये है कि वो शो ऑफ सिंड्रोम से बाहर नहीं निकल पाते। बिल्कुल बिल्कुल। वो उनको सेविंग भी नहीं करने देगा, इवन के क्रेडिट कार्ड्स पे ले जाएगा। उन क्रेडिट कार्ड्स के उनको फिर, जिसके पास पैसे ज्यादा हैं उसको तो चीजें सस्ती मिलती, बिल्कुल। जिस पे कम होते हैं उसको चीजें महंगी मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने उसकी बात करी गाड़ी वाले की, हाँ जी। वो बोला सेकंड हैंड खरीदनी तो बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि 10-15 लाख रुपए लगेंगे गाड़ी के। बिल्कुल। फ्रेश लेनी है तो 3 ही लाख रुपए में मिल जाएगी। अरे जो वो 25 लाख की कार है, वो आप जब 3 देंगे तो बाकी भी तो देने होंगे। देनी है। अब नहीं देने होंगे तो कुछ टाइम के बाद फ्यूचर में मेहनत करोगे जिसके बदले आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ बिल्कुल। तो वो आपकी मेहनत तो आज ही बिक गई ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सेम इसी तरीके से, तो मैं ये कहूंगा सेविंग हर लेवल पे हो सकती है, बशर्ते उसको लायबिलिटी एसेट्स का पता होना चाहिए, नीड और वांट्स का पता होना चाहिए, और उसके अंदर एक भाव होना चाहिए। अब मान लो कई लोग की जो जॉब भी तो चली जाती है, बिल्कुल। डिमोशन भी तो हो जाती है, राइट। तब भी तो वो सरवाइव करते हैं, भूखा तो कोई नहीं मर भूखा रहा। कोई नहीं मरता। हाँ, तो इसीलिए वो करते कब हैं ये सारी सेविंग या ये कम खर्चा, जब उनके हालात उनको मजबूर कर देते हैं। जब तक हालात उनको मजबूर नहीं करते वो अपनी हरकतें नहीं छोड़ते। राइट। अगर वो पहले ही अपनी हरकतें छोड़ दे तो हालात उनको कभी मजबूर नहीं करेंगे। एक बात मैं बोलूंगा, जब आप वो चीजें खरीदते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है, तो हालात ऐसे आएंगे ही आएंगे आपके ऊपर कि आपको अपनी वो चीजें बेचनी पड़ेगी जिनकी आपको सख्त जरूरत है। तो सर, क्या ईएमआई पे चीजों को बाय करना गलत है? नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं है। बस फर्क सिर्फ ये है कि आप चीज क्या बाय कर रहे हो। ओके। जैसे मैं बोलूंगा ईएमआई पे वही चीजें लेनी चाहिए जिनकी टाइम के साथ जैसे जैसे आप ईएमआई पूरी खत्म कर दें उसके बाद उसकी कीमत आपको बढ़कर मिले। ओके। अगर कोई डेप्रिशिएटिंग टॉय है, आप वो चीज खरीद रहे हैं ईएमआई पे, तो वो तो फिर बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। राइट। बिल्कुल। जो एप्रिशिएट होने वाली चीज है, अगर आप वो ईएमआई पे खरीद रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अब जैसे लोन बोलते हैं कि लोन, आपने कार लोन सुना होगा। हाँ जी। कार लोन में क्या होता है? नो आइडिया सर। नहीं, कार लोन में ये होता है कि बैंक लोन देता है, हाँ। हम कार ले लेते हैं। हाँ। तो मेरे पास ऐसे ही कॉल आया ओके। कि हम लोन में डील करते हैं। ठीक है। मैंने पूछा किस किस तरीके की लोन में, हाँ। तो वो बोले जी ये एक्चुअल बता रहा हूँ, मेरे पास कॉल आया। तो मैंने बोला किस किस तरीके के लोन देते हैं। बोले हम कार लोन देते हैं, व्हीकल लोन देते हैं, और पर्सनल लोन देते हैं, ये ऐसे लोन देते हैं, गोल्ड लोन देते हैं। तो मैंने बोला जी अगर मैं कार लोन लूँ आपसे तो आप मुझे लोन दे देंगे, मैं कार ले लूँ? बोला हाँ जी।
बोला जी फिर ठीक है, इसी पैटर्न पे ना मैं गोल्ड लोन लेना चाहूंगा, आप मुझे लोन दे दो, मैं गोल्ड लेना चाहूंगा। हम्म। वो बोले कैसे? बोला जैसे आप कार के लिए लोन देते हो, मैं कार लेता हूँ, आप मुझे लोन दे, मैं गोल्ड लेना चाहूंगा। बोले नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हम देते। फिर आप कैसा देते हो? कि गोल्ड आप हमें वापस दें, हम आपको तब उसके अगेंस्ट लोन देंगे। ओह। वो बैंक लोन, कोई भी बैंक लोन देगा आपको कार के लिए तो कार लोन हो गया, आपने गाड़ी ले ली। लेकिन जब आप गोल्ड लोन की बात करेंगे तो वो आपको लोन नहीं देगा कि आप गोल्ड ले लें। बिल्कुल बिल्कुल। वो बोलेगा गोल्ड आप मुझे दें, क्योंकि गोल्ड एक एप्रिशिएटिंग चीज है हाँ जी। और कार एक डेप्रिशिएटिंग चीज है। डेप्रिशिएटिंग है। लेकिन लोगों को शब्द सेम लगता है कि कार लोन, गोल्ड लोन। तो सेम इसी तरीके से इंसान को ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज एप्रिशिएटिंग है जिस पे मुझे लोन लेना है, कौन सी चीज डेप्रिशिएटिंग है जिस पे मुझे लेना है। क्योंकि उस गोल्ड के लिए वो लोन नहीं देंगे, क्योंकि वो एप्रिशिएट हो रही है ना। हाँ, प्रॉपर्टी के लिए अगर आप लेते हैं और आपको पता है कि वो एप्रिशिएट होएगी, प्रॉपर्टी पे तो इसलिए दे देते हैं क्योंकि वो एक जगह पे आप उसको कहीं ले जा नहीं सकते। लेकिन गोल्ड को तो आप कार की तरह ले जा सकते हैं ना कहीं पे भी। तो सेम इसी तरीके से आप उन चीजों पे लोन लें जो आप लोन जब चुका दें तो आपको सारी चीजें मिला के बढ़कर वापस मिले। राइट राइट। कई बार तो बैंक वाले भी सोचते हैं गलत पर्सन को कॉल कर दिया। सर, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट आज बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो ये स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट होता क्या है? देखो, स्टॉक मार्केट भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। ओके। कि जैसे कोई कंपनी है, कंपनी का आप एक छोटा सा शेयर ले लेते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं, कंपनी ग्रो करेगी तो आप भी ग्रो करेंगे। ओके। लेकिन लोग सोचते हैं टिप, कि मैं ऐसी टिप मिल जाए कि कौन सा शेयर कब मैं लूं और कितने टाइम में कितना बढ़ जाए। पुरानी आप ग्रोथ देखेंगे तो ये एफडी और कई सारी इन्वेस्टमेंट से बहुत तेजी से जाते हैं। लेकिन इसके जो ये अप डाउन होते हैं ना, इसमें एक फियर होता है, एक ग्रीड होता है, मतलब एक लालच होता है, एक डर होता है, एक लालच होता है। बिल्कुल। ये जो डर और ये लालच होता है ना, इसी चीज में एक आम इंसान जो डर और लालच से डील करना नहीं जानता कि मार्केट गिर रहा है, बेच दो बेच दो बेच दो, जबकि मार्केट गिर रहा है तो सेल लगी है, सस्ते में मिल रहा है, ले लो। एक ग्रिड होता है कि और रेट बढ़ गया और ले लो ताकि और रेट बढ़ जाएगा और महंगे पे बेचेंगे। अरे वो लालच से डील नहीं करना आता उसको, डर से डील नहीं करना आता। 90% से ज्यादा लोगों को ये डील नहीं करना आता फाइनेंस में, इसीलिए वो स्टॉक मार्केट के अंदर डूब जाते हैं। सिर्फ 10% या इससे कम प्रतिशत लोग जीतते हैं। तो इसीलिए ये भी एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है। ओके। इसमें इन्वेस्ट करना गलत नहीं है। ओके। इन्वेस्टर गलत हो सकता है। बिल्कुल। सर, मैं बहुत नई हूँ स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट में, तो मुझे इसमें एंटर करने से पहले किन चीज़ों का नॉलेज लेना चाहिए, मेरे पास क्या लर्निंग होनी चाहिए, तब मैं जाकर स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में एंटर कर सकूँ? देखो, जो शॉर्ट टर्म वाले लोग होते हैं वो तो तीर तुक्का वाले लोग होते हैं। ओके। क्योंकि आपने जैसा सोचा वैसा ही कोइंसिडेंट हो गया तो आप बेनिफिट में आ गए। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा क्या होता है कि कोई ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यू ज्यादा है लेकिन अभी उसका शेयर अंडर वैल्यू है, उसको लेके आप एफडी की तरह भूल जाएं। ओके। तभी आप उसके अंदर एक अच्छी प्रॉस्परस इनकम जनरेट कर पाते हैं। ओके। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैंने इतने पे लगा दिया, 20% बढ़ गया, 10 बढ़ गया, ये हो गया, इकट्ठे ले लिए तो और मैं इतने कम टाइम में इतना कमा गया, ये तो क्या होता है, एक लहर आती है हर चीज की। कभी प्रॉपर्टी में आएगी, फिर गोल्ड में आएगी, फिर एक स्टॉक मार्केट में आएगी, कभी किसी चीज में आएगी। तो हर एक चीज के अंदर ये लहर आती है, तो लोग सोचते हैं इस लहर के अंदर हम भी कुछ गोते लगा लें। कुछ गोते लगा हाँ, लेकिन जब वो लहर वापस जाती है लें। तब पता लगता है किसने कितने कपड़े पहने हुए थे। बिल्कुल। उससे पहले तो पानी सबके यहीं तक होता है, सब यही मौज होता ले है। रहे होते हैं। हाँ। तो इसीलिए उसका भी इंतजाम अगर होगा तो फिर तो वो उन लहरों के अंदर भी पूरा सर्फिंग करेगा। राइट। अदरवाइज तो फिर जैसे लोग नुकसान उठाते हैं ज्यादातर, तो वो ऐसे नुकसान। सर, कुछ बेसिक चीज जो मुझे स्टडी करके, लर्न करके जाना चाहिए अगर मैं स्टॉक मार्केट में एंटर कर रही हूँ तो? देखो, मैं पर्टिकुलर किसी स्टॉक का नाम लेने के लिए ना तो ये मैं ऑथोराइज्ड हूँ और ना ही मैं लेना भी नहीं चाहूंगा। पर जो ये मेन सेंसेक्स की 50 या 30 ये जो कंपनीज होती हैं, इन्हीं कंपनी में से कोई ऐसा शेयर कभी लिया जा सकता है जो कि, या गवर्नमेंट की कई इस तरीके की होती हैं जो कि कभी ऐसा लग रहा होता है कि ये अपने वैल्यू से कम है। अब वो आंकलन आपको उनकी कैलकुलेशन करके करना होता है कि इसकी आजकल वैल्यू उतनी नहीं है जितनी इसकी वर्थ है, तो आप उसको लेके रख सकते हैं।
और कई ओवर हाइप्ड होते हैं, जैसे पेटीएम थे या जोमेटो थे या कई इस तरीके के थे। उसके अंदर क्या होता है कि एक ब्रांड वैल्यू बना दी जाती है बहुत बड़ी, वो ब्रांड वैल्यू पे लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन वो अपने रेट तक पे भी सस्टेन नहीं करते। क्यों नहीं सस्टेन करते? क्योंकि उनकी वर्थ उतनी नहीं थी, वो ओवर प्राइस थे। तो जब भी आप ये ओवर प्राइस और अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू ये चीजें कैलकुलेट करना सीख जाएंगे तो आप बिल्कुल सही शेयर खरीदेंगे, बस रहना लॉन्ग टर्म में पड़ता है। तो सर मैं टोटली फ्रेश हूँ, तो ये एजुकेशन मैं कहाँ से ले सकती हूँ कि कहाँ मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, कौन ओवर प्राइस में है और कौन सही है? देखो, पहले तो आप ये 50 कंपनी की शेयर आप देखें, ठीक है। फिर इनके एनालाइज करने की पूरी डिटेल्स होती हैं, सब चीज़ें ऑनलाइन होती हैं, गूगल पे सारी चीज़ें मिलेंगी। उससे आप वो पीआई रेशो वगैरह निकालते हैं, जिससे कि आप ये चीज़ें आसानी से निकाल सकते हैं। इसका कोर्स भी किया जाता है, तो लेकिन लोग जनरली क्या करते हैं, जो कोर्स करते हैं वो करते हैं ट्रेडिंग वाला। ओके। क्योंकि ट्रेडिंग में कम टाइम में ज़्यादा कमाने के ऑप्शन भी होते हैं और गंवाने के भी ऑप्शन होते हैं। लोग रिस्क फैक्टर में ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनको रिस्क फैक्टर में एक झूठी उम्मीद होती है, हाँ, होती है कि पता नहीं कुछ बन जाए। जबकि राइट। मैंने आज तक किसी जुआरी को अपनी लाइफ का सक्सेसफुल होते और जुए को क्रेडिट देते नहीं देखा कि जी फलाने जुए ने हाँ मुझे जी। इतना अमीर बना दिया। लेकिन जुआ खूब चलता है, और मैं तो ये कहूंगा कि बेसिक चीज है, जुआ घर का जो मालिक है वो जुए के रूल रेगुलेशन अपने फेवर में बनाएगा या कस्टमर के? अपने ही फेवर में बनाएगा। लेकिन कस्टमर फिर भी ये उम्मीद करता है कि मैं जुए मालिक से जीत जाऊंगा और मैं अमीर हो जाऊंगा। बिल्कुल। तो वो तो फिर एक टिप है, जैसे कि एग्जाम के अंदर आज इंसान ने एक पर्ची ले ली और सोचे कि मैं टॉप कर जाऊं, ठीक है, उसमें कोइंसिडेंटली एक में कर जाएगा, लेकिन आगे जाके तो रह जाएगा ना वो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर अभी क्रिप्टो बहुत ज़्यादा चल रहा है, राइट? तो ट्रेडिंग एंड ऑल ये बहुत फैशनेबल भी हो गया है और इससे लोग ज़्यादा पैसे भी बना पा रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट अभी जो हम कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट पे हमने बात किया और फिर हमने सेविंग्स पे भी बात किया, ट्रेडिंग पे बात किया, स्टॉक मार्केट में बात किया, तो इन सारी चीज़ों में सबसे बेनिफिशियल कौन सा है? देखो, बेनिफिशियल कभी कोई हो सकता है, कभी कोई हो सकता है। ओके। लेकिन रही बात क्रिप्टो की, मैं क्रिप्टो के फेवर में कुछ कारणों से नहीं हूँ। ओके। क्योंकि मैंने क्रिप्टो के अंदर जो कामयाब अर्न करते लोगों को देखा है वो बहुत कम और ना बराबर लोग हैं। ठीक है। लेकिन पैसे लगाते बहुत सारे लोगों को देखा है, ओके। डूबते बहुत सारे लोगों को देखा है। तो इस क्रिप्टो के अंदर कोई खुद पैसा जनरेट नहीं हो रहा है। ठीक है। इस क्रिप्टो के अंदर क्या होता है, एक लहर बनाई जाती है कि इसका रेट बढ़ रहा है और उसका रेट बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो लोग और भी ले रहे हैं। इसके लिए ना मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा, उस स्टोरी से आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से। एक गांव था, उस गांव के अंदर कुछ लोग आए, उन्होंने बोला कि अगर आप हमें बंदर एक पकड़ के देंगे, ठीक है, तो हम आपको 200 रुपए देंगे। ओके। तो गांव में बंदर तो थे, तो लोगों ने पकड़ के उनको देने शुरू किए, उन्होंने पर बंदर 200 रुपए देने शुरू ठीक किए। है। तो जब काफी बंदर पकड़े गए तो उन्होंने बोला जी हम बंदर आप अगर और ला के देंगे तो हम 500 रुपए देंगे। अब बंदर उतने नहीं थे, लेकिन फिर भी 500 के हिसाब से गांव वालों ने दिए। तो उन्होंने ज्यादातर तो 200 पे ले ही लिए थे, फिर 500 पे लिए, फिर उन्होंने 1000 रुपए रेट कर दिया इसका कि 1000 रुपए में अगर आप बंदर देंगे तो हम आपको 1000 रुपए देंगे। तो गांव वाले और एक दो चार जो भी, पर क्वांटिटी कम रह गई थी। इन बिटवीन उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने 200 रुपए में बंदर लिए हुए थे, अपने एक दो आदमियों को लेके वहां पर अपनी एब्सेंट में भेज दिया उनको कि हमारे पास हम मदारी हैं और हमारे पास कुछ बंदर हैं, अगर आप बोलो तो। वो बोले जी यार मदारी हो, आप हमें कुछ बंदर ही दे दो। बोले दे देंगे, लेकिन हम देंगे 500 रुपए के रेट पे। वो बोले ठीक है, क्योंकि हमारे 1000 में आगे बिक रहे हैं। तो उन्होंने 500 मदारियों से ले लिए कुछ और बंदर, मदारियों ने भी बहुत ज्यादा नहीं दिए, तो वो जो 1000 रुपए में उनके बिक गए। तो अब बंदर धीरे धीरे और कम होने लगे क्योंकि रेट बढ़ रहा था। तो एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने 2000 रुपए रेट कर दिया कि 2000 में बंदर लेंगे। अब वो मदारी थे, उन्हीं के ही दूसरी तरफ जाके वो उनको 700-800 रुपए में बेच देते थे। लेकिन फिर भी गांव वाले लेके इसलिए राजी थे क्योंकि उनका 2000 में बिक रहा था। 2000 में बिक फिर उन्होंने 5000 रुपए कर दिया। फिर एक टाइम में उन्होंने 10,000 रुपए में बंदर लेना मांगना शुरू कर दिया। अब वही मदारी उनको वहां 2,000 रुपए में बेच रहे थे। तो फिर उन्होंने बोला कि ये तो, उनको लगा यार बंदर तो 10-10 हजार में जा रहा है। फिर उन्होंने बोला जी हम 15,000 रुपए में बंदर ले लेंगे, आप लेके तो आओ, हम अगले महीने आएंगे आपसे लेने के लिए। तो जितने भी बंदर उन्होंने ऐसे 200, 500, 1000 रुपए में इकट्ठे किए थे, वो दूसरी तरफ मदारियों से बोल के
वहां पर 10-10 हजार में बेचे, लेकिन लोगों ने इसलिए ले लिए क्योंकि आगे 15 में बिकने थे, 15 में बिकने। लेकिन वो 15 के खरीदार आए ही नहीं। तो वो उन्हीं के बंदर जो 200 में लिए थे वो 10-10 हजार में गांव वालों को ही बेच दिए। ओह। तो सेम इसी तरीके से कई करेंसी में, क्रिप्टो करेंसी में, कॉइन्स में ऐसा ही होता है कि उसका फेक रेट चढ़ाया जाता है। लोगों को लगता है ये रेट चढ़ रहा है, और फिर क्या करते हैं, वो अपने ही बल्क में वो कॉइन्स सेल कर देते हैं। बहुत सही समझाया सर आपने। तो ये बंदर वाला ही खेल है। लोग इस ट्रैप में आ जाते हैं, धीरे धीरे चढ़ रहा है, फिर बोल देते ट्रेडिंग बंद हो गई है, कुछ अपडेशन चल रही है, कुछ लेटेस्ट अपडेट आएगा, कुछ ऐसा होगा, लेकिन होता जाता कुछ नहीं। सीधा एक बड़ा झटका देने की बजाय थोड़े थोड़े से बताया जाता है, जो भी बोला जाता है, लेकिन कुल मिला के घूम रहे ये बंदर ही है। लेकिन वो बंदर बंदर नहीं थे, गांव वाले बेचारे बंदर बन रहे थे। तो जब इस चीज की अंडरस्टैंडिंग किसी इंसान में आ जाए तो वो इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएगा कि जिस चीज के अंदर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं ये बंदरों का खेल तो नहीं है। राइट। तो सर क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी गलत है या ट्रेडिंग ही गलत है? नहीं, क्रिप्टो करेंसी गलत नहीं है। ओके, क्रिप्टो करेंसी ठीक है, ठीक है, लेकिन जो ये ट्रेडिंग है जो लोग करते हैं ये वही है जैसे बंदर वाला खेल है ठीक है। कि हम इतने में लेंगे और इसका रेट आगे बढ़ जाएगा तो हम बेच देंगे, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो प्राइस बहुत एकदम कम हो जाता है, फिर लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन मैं इसके फेवर में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि ये एक टोटली अपने आप में एक स्कैम जैसा है, जिसपे आप देखोगे गवर्नमेंट ने भी 30% से ज्यादा टैक्स लगाया हुआ है। तो इसीलिए ये मैंने किसी इंसान को अपनी जानकारी में इसमें पैसे लगा के नुकसान उठाते जरूर देखा है, सैकड़ों लोगों को, लेकिन एक आध को ऐसे को नहीं देखा कि जिसने इससे वेल्थ बना ली। हाँ, ऐसे को देखा है जिसने 10 लाख कमा लिए लेकिन 20 फंसाए भी हुए हैं। राइट राइट। ऐसे भी देखे जिसने 20 कमा लिए लेकिन 30 फंसाए भी हुए हैं, लेकिन नेट बाहर निकल गया, ऐसा नहीं है। वो जब तक फंस नहीं रहा पूरी तरह, जितने कमा लिए उससे ज्यादा नहीं फंस रहा, तब तक वो इस चीज को छोड़ता नहीं है, क्योंकि मजबूर नहीं है वो उसको छोड़ने के लिए, क्योंकि अभी उसके हालात इसको अफोर्ड करने की कैटेगरी में है। राइट। सर अभी आजकल ऐसे बहुत स्कीम चलते हैं कि अगर आप 10,000 इन्वेस्ट करते हैं तो एवरीडे आपको 500 आएगा, और ऐसे 2-3 महीने में तो आपके 10,000 कवर हो जाएंगे, बट ये आपको जो प्रॉफिट है वो 1 साल तक आता रहेगा, और कई चीज़ों पे वो ऐसा प्रूफ दिखाते हैं कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। तो ये कितना सच होता है? ये बिल्कुल गलत होता है। ओके। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे 10,000 रुपए आपको दिए, अभी पीछे एक कंपनी थी, किसी ने मुझे उसके बारे में थोड़ा सा बताया तो मैंने उसको समझा, ये वो सुपर डुपर एक्साइटेड कि इतने लोगों ने इतने कमा लिए, ऐसा हुआ। ये भी मुझे उसी तरीके से लग रहा है कि इतने पैसे आप लगाओ, इसमें आपको इतने डॉलर या इतनी चीजें मिलेंगी। उसके बाद क्या होगा, अगर आप हर रोज आपको 1% उसका अर्निंग होगी, ठीक है। अगर आप उसको विड्रॉल नहीं करेंगे और इससे ज्यादा आपके पैसे हो गए तो 1.5% अर्निंग होगी। अगर आप तब भी विड्रॉल नहीं करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे और लोगों का भी इन्वेस्ट कराएंगे तो 2% तक पर डे अर्निंग होगी। अग्री सर, राइट राइट, ऐसा ही कुछ प्लान होता है। वो इसलिए होता है ताकि आप विड्रॉल करें ही ना, आपको ज्यादा अर्निंग ना विड्रॉल करने पे दी जाती है। और फिर क्या होता है, और ज्यादा अर्निंग तब दी जाएगी जब आप लोगों के भी पैसे इसमें फंसवा देंगे और उनको भी बोलेंगे वो भी और लोगों के फंसवाएं, तभी आपका एक ऊपर का लेवल आएगा, उस पे अर्निंग और भी ज्यादा होगी, लेकिन आपके वैलेट में होगी वो, राइट, आपके हाथ में नहीं आएगी। लेकिन उसको फिर बोल दिया जाता है कि इसको हम अपने बैंक अकाउंट में भी ले सकते हैं, लेकिन सरकार टैक्स लेती है इसीलिए कोई बैंक अकाउंट में नहीं लेता, इसको हम आपस में ही एक्सचेंज कर लेते हैं। जो सीनियर होते हैं वो नीचे वाले को पैसे दे देते हैं, वो उसके वैलेट में डॉलर दे देते हैं। तो ऐसा ही कुछ होता है कि सीनियर को पैसे दे दो, वो डॉलर दे देगा, फिर वो आगे ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ये एक फेक ट्रैक बनाया जाता है। सेम उसी तरीके से अगर आप इसमें सिर्फ पैसे फंसाते रहेंगे तो आपको वर्चुअल अपने मोबाइल में उस एप्लीकेशन के अंदर नंबर्स बढ़ते नजर आएंगे कि आपके इतने पैसे इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन अगर आप उसको विड्रॉल करोगे उसके बाद आपकी अर्निंग बहुत ना बराबर हो जाती है। पर वो विड्रॉल आप कैसे करेंगे, कोई बैंक का प्रोसीजर नहीं है। मैंने नहीं देखा कि किसी के नेशनलाइज बैंक या प्राइवेट बैंक के अंदर अकाउंट में पैसे आए। वो भी क्या है कि आप किसी और को वो वैलेट में से डॉलर ट्रांसफर करो या जो भी करेंसी है वो ट्रांसफर करो और उससे बदले में आप ही कैश ले लो। तो इसको एनकैश करने की भी जिम्मेदारी आपको है। राइट। तो ये जो डिजिट है ना,
ये एक तरीके से फेक है, और ये एक इस तरीके का ट्रैप और इल्यूजन क्रिएट किया गया है कि इंसान को लगता है जैसे मैं अमीर हो रहा हूँ, और अब शायद वो कंपनी काम भी कर नहीं रही है, लोगों के डिजिट के अंदर पैसे हैं और वो ये सोचते हैं काश मैंने उस दिन विड्रॉ करा लिया होता। जी। तो इसमें एक चीज पे ध्यान देने की जरूरत है कि वो इस चीज पे फोकस करते हैं, आप विड्रॉल कतई भी ना कराएं, लोगों के और पैसे लेके आए, तो आपका ये जो डिजिटल सिस्टम है, ये और ज्यादा डिजिटल फिगर है, ये और ज्यादा बढ़ जाएगा, परसेंट आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगा। इट मीन्स आप सिर्फ पैसे जमा कराते रहे, जबकि इसके पीछे कोई भी एक इलॉजिकल सा रीजन भी दिया गया था कि एक फोटो है, उस फोटो को यूनिक फोटो है, उस यूनिक फोटो को एआई से क्रिएट किया गया है, उसको लोग खरीदते हैं जी। और आप उसको खरीद लेते हो ताकि वो महंगी बिकेगी, वो उसको खरीद लेता अगला ताकि और महंगी बिकेगी। मुझे नहीं लगता वो एंड यूजर के किसी के काम की चीज है, सिर्फ वो इसीलिए खरीद लेते हैं क्योंकि आगे महंगी बिकेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो आप ही को ही रखनी हो तो शायद हो सकता है आप उसको 100 रुपए में भी ना खरीदे, 10 रुपए में भी ना खरीदे, क्योंकि आपके यूज की नहीं है, वो किसी के भी यूज की नहीं है। कुछ कार्टून से होते हैं कि ये यूनिक है, यूनिक तो कुछ भी हो सकता है और कितना भी महंगा हो सकता है, तो ऐसा कोई लॉजिक उसमें फिट कर दिया जाता है जिससे कि लोगों के आंसर दे दिए जाते हैं ताकि उनको लगे इस पे ट्रस्ट कर लिया जाए। तो सर ये गवर्नमेंट का टैग कैसे लेकर आते हैं कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है? उस पे होता ही नहीं गवर्नमेंट अप्रूव्ड, वो सिर्फ ये बोल देते हैं डिजिटल है और डिजिटल इंडिया भी सपोर्ट करता है, इंडिया तो ऑब्वियसली सपोर्ट करता है और ये भी डिजिटल है, तो इसको नहीं करता है, लेकिन इसका पैटर्न भी डिजिटल है, लेकिन डिजिटल चीजों को सपोर्ट वो करता है, लेकिन ये वाली तो डिजिटल में फेक भी तो हो सकता है ना। तो ये कोई ऐसा टैग नहीं होता, वो कुछ छोटा मोटा ऐसा कुछ ले आते हैं, लेकिन आप जिससे कि लोगों का ट्रस्ट लिया जा सके, जीता जा सके और ये सारा ट्रैप किया जा सके। राइट राइट, थैंक यू सो मच सर। वैसे काफ़ी अच्छा नॉलेज मिल गया है एक क्रिप्टो करेंसी को लेकर, फाइनेंस को लेकर, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ऑडियंस है और जो यूथ है, आज के जो यंगस्टर है, उनको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि जो हमारे अंदर की क्यूरियोसिटी होती है कहीं ना कहीं वही हमें गलत डायरेक्शन पे लेके जाती है। तो उस क्यूरियोसिटी को हम किस तरीके से अच्छे डिसीजन में यूज़ कर सकते हैं, आई गेस मुझे लगता है इस एपिसोड में वो क्लियर हो गया है। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पर आए हमारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि आपके जो दोस्त गलत डिसीजन ले रहे हैं क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने में या फिर क्रिप्टो करेंसी में पैसे इन्वेस्ट करने में, ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में, तो उनके भी डाउट्स क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सपना जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपके प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच।